नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी के उपचुनाव में लिटमस टेस्ट होगा सपा और भाजपा का। जी हां, उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा की सीटें खाली हो चुकी हैं। इसमें 8 में से 2 समाजवादी पार्टी के पास में थी और 6 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। इन 8 सीटों पर चुनाव अगले महीने कभी भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है कि देश के जितने भी 64 सीटें खाली हैं उन पर चुनाव बिहार चुनाव के साथ में होगा। और बिहार चुनाव में सरकार बनने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 नवंबर, यानी भी किसी भी कीमत पर बिहार में चुनाव अक्टूबर में होगा या ज्यादा से ज्यादा नवंबर की फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि कोरोना के चलते ये निर्णय लिया गया है कि एक बार में ही एक फेज में ही पूरा चुनाव करा लिया जाएगा। जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है, गर्माहट आ गई है, राजनीतिक सियासत तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इन 8 सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन इन 8 सीटों पर अगर किसी का लिटमस टेस्ट होना है तो वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी के पास में जो 2 सीटें थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सीट थी रामपुर के नवाब कहे जाने वाले और रामपुर पर एक अधिकार कभी रखने वाले आजम खां के बेटे के पास में, अब्दुल्ला के पास में थी, जिनकी सदस्यता भंग कर दी गई। अब यहां पर रामपुर के राजा यानी कि आजम खां के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी की का लिटमस टेस्ट होगा। दूसरी सीट है जौनपुर की। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहां से चुनाव लड़ते थे। उन पारसनाथ यादव कैबिनेट मंत्री रहे और अचानक से उनका स्वर्गवास हो गया। 2012 में जब से ये सीट बनी है तब से ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के पास में थी। ऐसे में उनके ऊपर ये दारोमदार होगा कि वो अपनी सीट को न सिर्फ अपने पास में रखें बल्कि और आगे इसमें इजाफा भी करें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास में 6 सीटें थी। अब बीजेपी के पास में का लिटमस टेस्ट इस तरह से होगा कि वो 6 सीटों को अपने पास रिटेन रखे, बल्कि 2 और सीटों पर भी कब्जा करे, जिससे कि आइंदा चुनाव में वो बता सके कि पूर्ण बहुमत उसके पास में है और उसकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पूरी तरीके से सक्रिय हैं और उनका भी लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि वो इन उपचुनाव में अपनी पार्टी की हैसियत दिखा पाएंगे कि हाँ, उनकी पार्टी की हैसियत इन दिनों बढ़ी है या अभी वहीं पर है, उनकी राजनीतिक जमीन अभी उर्वरा नहीं हो पाई है। बात बसपा की करें तो उनका भी लिटमस टेस्ट जौनपुर की मिल्हानी सीट पर होगा, क्योंकि वहां से बसपा का सांसद है श्याम सिंह यादव, वहां से सांसद है और ऐसे में उनका भी लिटमस टेस्ट यहां पर होगा। ये और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा की सीटें हैं उस पर क्या होगा, कैसी होगी राजनीति, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। अलग अलग कारणों से प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें खाली हैं। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली हैं। इन सीटों के परिणाम से भले ही विधानसभा में बहुमत पर कोई विशेष फर्क न पड़े, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह ही होंगे, जो बीजेपी और सपा के लिए किसी बड़े लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। प्रदेश में जिन 8 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं
उनमें फिरोजाबाद की टुंडला सीट है, जहां से विधायक चुने गए एसपी सिंह बघेल ने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया था। उन्नाव की बांगरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। उम्र कैद की सजा मिलने के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम जीते थे। जन्मतिथि विवाद के चलते उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। कानपुर की घाटमपुर सीट और अमरोहा की नौगावा सादात सीट भी खाली है। कोरोना महामारी के चलते घाटमपुर से बीजेपी की कमल रानी वरुण और नगावा सादात से चेतन चौहान की मृत्यु हो चुकी है। दोनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इसके अलावा सपा विधायक पारसनाथ यादव के निधन से जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट खाली है। वहीं देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह और बुलंदशहर से बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही की सीट भी निधन के चलते खाली है। विधानसभा चुनाव 2020 से पहले हर दल के पास उपचुनाव के जरिए अपनी तैयारियों के समीकरणों को परखने का अंतिम मौका होगा। फिलहाल सभी दलों ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर से पहले पूरा करना है। इसी समय कई राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिनमें उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ऐसे में इस लिटमस टेस्ट में कौन पास होगा, कौन फेल, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कौन होगा इस लिटमस टेस्ट में पास और कौन होगा फेल, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओंकार नाथ सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है ओंकार नाथ सिंह जी। और लीलावती कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है लीलावती जी। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो हमसे जुड़ेंगे तब हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे लीलावती कुशवाहा जी का। लीलावती जी, आपकी प्रतिष्ठा यानी कि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। समाजवादी पार्टी के पास में 2 सीटें हैं जिनका उपचुनाव में उनको न सिर्फ अपने पास रखना है बल्कि अखिलेश यादव परिपक्व नेता के रूप में उभर रहे हैं, यह भी साबित करना है। आवाज नहीं आ रही। लीलावती कुशवाहा जी, आपको आवाज आ रही है? लीलावती जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि 2 बड़ी सीट एक तो रामपुर के राजा आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की और दूसरा जौनपुर में मिल्हानी की सीट आपके पास में थी। दोनों जौनपुर की भी और आरामपुर की भी। अगर मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, आपकी और रामपुर की दोनों एबी सीट जीतेंगे और 6 जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो भी 6 का 6 जीतेंगे। हम कुल 8 पर अब की जीतेंगे। उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने जा रही है। प्रदीप जी, आप देख लीजिएगा, शायद याद होगा गोरखपुर का चुनाव और फूलपुर का चुनाव लोकसभा का, दोनों उपचुनाव में हम लोगों ने जीता था। और मैं दावा करती हूँ प्रदीप जी कि 8 की 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी नहीं जाएगी। सारी की सारी समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन्हीं का किया हुआ काम गिना रही है और उन्हीं फीता काट रही है, नाम बदल रही है। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका दावा है और वादा है कि 8 की 8 सीटें जीतेंगी। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राम नरेश रावत जी। बहुत स्वागत है राम नरेश जी आपका भी। आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपकी प्रतिष्ठा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है।
6 सीटें आप जो 8 सीट खाली हैं उसमें से 6 सीटें आपके पास में थी। अब ना सिर्फ ये 6 सीटें जीतने का आपके ऊपर दबाव होगा, बल्कि 2 और सीटें जीत करके आपको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। बट नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है और हम लोगों ने इस समय उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन गया है और निश्चित रूप से हम 8 में से 8 सीटें जीतेंगे, तनिक भी दो राय नहीं इसमें। और जीतने के कारण है, हमने धारा 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, राम जन्मभूमि बना दिया। अभी मैडम कह रही थी, मैं उनकी बात सुन रहा था, तो फिर ये परशुराम जी की मूर्ति लगाने की क्यों बात कर रहे हैं? विधायक जी, ये परशुराम जी की लीलावती जी, अरे लीलावती जी, हमारी डिबेट का नियम है पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, सवाल जवाब बाद में करेंगे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैडम ने कहा कि हम जीतेंगे, लेकिन मैं माननीय अखिलेश जी से बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पीछे क्यों चल रहे हैं? क्यों परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं? हम तो विकास किया है, भावनात्मक दृष्टि से हम लोग सबको मकान बनाकर देने की स्थिति, मकान दे देंगे, रोटी कपड़ा और मसा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है राम नरेश जी, आप भी दावा कर रहे हैं कि 8 की 8 सीटें जीतेंगे, क्योंकि आपका भी काम बोलता है, उधर अखिलेश यादव का भी काम बोल रहा है। रुक करेंगे ओंकार नाथ सिंह जी का। ओंकार नाथ सिंह जी, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक जमीन 30 साल से उर्वरा नहीं हो पाई है, और अब प्रियंका चूंकि पूरा यहाँ पर सब कुछ देख रही हैं, ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दरबार में जब कोई जाता है तो सेवक बन के जाता है, प्रतिष्ठा दांव पे लगाने नहीं जाता है। अपनी बातों को दिखाता है। हम विपक्ष में हैं, पिछले 6 महीने से जो कमियां हुई, चाहे माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम आई हो, जो वहां से चले दिल्ली से और दुनिया देश के हर कोने से, चाहे बेरोजगारी समस्या रही हो, चाहे आदिवासियों की हत्या की समस्या रही हो, चाहे किसानों की समस्या रही हो, चाहे दलित की समस्या रही हो, चाहे जितने अपराध और हत्याएं हुई हैं सबकी समस्या रही हो, कांग्रेस सबसे आगे उन जगहों पर गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हर जगह गए, जहां पुलिस ने रोका वहां नहीं जा पाए तो वहां टेलीफोन से बात किया, अपनी बात को कहा, उनकी मदद करने की कोशिश की। जगह जगह कोरोना की बीमारी में हमने राशन बचवाया और सब लोगों ने देखा उसको। हमने कोरोना की बीमारी के अंदर माइग्रेंट लेबर्स के लिए बसेस तक ऑफर की, जिसको सरकार ने नहीं लिया, वो दूसरी बात थी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं रहा। प्रियंका जी हर मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वर्कर्स को बराबर निर्देश देती रहीं और हमेशा स्टेटमेंट और ट्वीट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान समस्याओं पर आकर्षित कराया। कई जगह पे उन्होंने उसके बदले में देखरेख करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सवाल इस बात का है, जब सरकार की कमी होती है और विपक्ष जो है वो जब उस पर उंगली उठाता है तो जनता देखती है कौन ईमानदारी से और गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को देख रहा है। अगर वो जनता समझेगी तो हमको चुनेगी, नहीं समझेगी तो हमको बाहर कर देगी। ठीक है, आपको लेकिन जनता को ढंग से समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता को समझाने के लिए तो सभी लोग आते हैं। आपके पास दोबारा से आएंगे भूपेंद्र तिवारी जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। भूपेंद्र जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, इसमें जब चुनाव में सरकार जाती है या जब लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 मुद्दा काम करेगा। एक तो प्रदेश व्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है, और दूसरा जो है स्थानीय मुद्दा है। उपचुनाव में ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे काम ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे अब रामपुर की बात कर लीजिए तो रामपुर में आजम खान की बहुत ज़बरदस्त पैठ है, या आप पलहरी विधानसभा की बात कर लीजिए जहां पर पारसनाथ यादव का बड़ा ज़बरदस्त एक रुतबा था उनका, और वो सीट उनके नाम पर ही जीती जाती थी, वो पार्टी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था।
दूसरी चीज ये है कि इस समय भाजपा के लिए भी इतना राह आसान नहीं है कि ये दोनों सीट वहां पर जाकर के निकाल लें। वो ऐसे समय में जबकि उनके सामने दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो बढ़ती हुई कोरोना की समस्या, कोरोना की वजह से जो रोज प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 1000 का आंकड़ा आपके लखनऊ में रोज पहुंच गया है, तो ये आंकड़ा एक उनके लिए निगेटिव पक्ष रखने जा रहा है। दूसरा, एक इस समय बेरोजगारी का मुद्दा है। इस समय युवा वर्ग इनसे काफी नाराज है, बीजेपी के लोगों से, कि जितनी भी भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं, जितने भी रिजल्ट हैं वो नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो युवा वर्ग कहीं कहीं नाराज है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव नजदीक है। 9 तारीख को आपने कहा कि हम 9 बजे 9 मिनट का एक कैंपेन चलाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। देखिए, यहां पर मानना पड़ेगा बीजेपी के फेवर में जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है। ना तो वो रामपुर में आजम खान का मुद्दा कायदे से उठा पा रहा है, और ना तो 9 तारीख का जो मुद्दा था, इवन कि मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इसने उठाने की पूरी प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद 9 तारीख का पूरा कैंपेन फेल हो गया। दो पार्टियां लगी रहीं। तो हमें थोड़ा सा ये एक जो भाजपा के विरोध में जा सकता था, भाजपा के अगेंस्ट जा सकता था, वो भी बेनिफिट विपक्ष नहीं ले पा रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज्ड, हाँ, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज्ड है बीजेपी के लिए। ठीक है, तो कैसे ये लोग इसमें विरोध का सामना कर पाएंगे? विपक्ष इतना कमजोर अगर अपने आप को महसूस करेगा तो वो बीजेपी का सामना कैसे करेगा? ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लीलावती कुशवाहा जी, सुना आपने? ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। आप उतने सशक्त रूप से सामने उभर के नहीं आ पा रहे हैं जितना कि आना चाहिए, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें माइलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से वो अपने आप को हार साबित समझ रही है। जिस तरह से आपने देखा, बेरोजगार सड़क पर उतर गए हैं और हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से गुंडई है, जिस तरह से अभी उन्नाव के विधायक को आपने देखा, जो सीट खाली हुई है, आप देख ही रहे हैं लड़कियों के। लीलावती जी, सवाल यह है, लीलावती सवाल यह है कि आजम खान साहब जेल में है, उनकी पत्नी जेल में, उनका बेटा जेल में है, और पूरा उनका जो साम्राज्य था ना, जो उन्होंने पाप किए थे उसकी वजह से उनका साम्राज्य पूरा ढह गया। अब कौन वहां पर नैया पार लगाएगा? चाहती है और कल भी चाहेगी, परसों भी चाहेगी। और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, कलम चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लिखाया है, वो सभी जग जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर से लीलावती कुशवाहा जी, ये भी जग जाहिर है कि कैसे आजम खान साहब बेगुनाह लोगों को जेल भिजवाते थे। यह भी वहां की जनता को पता है। देखा, कठिन परिस्थितियों में जनता ने उपचुनाव जिताया। आजम साहब को हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सांसद बनाया। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम से चोरी भी कराती है, और अगर इसको नहीं चोरी कराती तो मैं तो नहीं, अगर एटीएम से चोरी कराती है तो आप लोग क्यों चुनाव का बहिष्कार नहीं कर देते हैं? आप बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का। पार्टी आज की डेट में अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव करा दे तो सारी की सारी सीटें हार जाएगी प्रदीप जी। भाई लीलावती जी, आप लोग क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं? कि आप कह दीजिए कि अगर पेपर से चुनाव नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे देश की अगर अपोजिशन पार्टी ये कहने लगे तो सरकार मजबूर हो जाएगी। नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव हुआ था, और जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था प्रदीप जी, सारी की सारी समाजवादी पार्टी जीती थी, चाहे वो पार्षद रहे हो और चाहे वो सभासद रहे हो, सब जीती थी। लेकिन जो हाँ ईवीएम से मशीन से चुनाव हुआ, वो सारी की सारी गड़बड़ी करा करके भारतीय। भाई आप लोग हारते हैं तो आप लोग चुनाव हारते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं, और जब चुनाव जीतते हैं तो उसका क्या होता है?
2012 में आपने बहुमत की सरकार बनाई थी, तब भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था ना। कभी इस तरह की गलती नहीं करती है। मैं आपसे कह रही, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से खिलवाड़ करती है, गुंडा राज कर रखा है। और आपने देखा, अभी जब आपने माननीय आजम साहब का नाम लिया, तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे देश और प्रदेश के नेता लग गए थे प्रदीप जी। इसके बावजूद भी उपचुनाव आजम साहब जीते। और भाई कोई गलत काम करेगा तो पीछे पड़ेगा ही ना सरकार। आप यार किताबें लाइब्रेरी से निकलवाई हैं या जो भी इलीगल जमीन पर कब्जा किया है, तो वो तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। 8 से 8 विधानसभा चुनाव है, 2 हमारी, एक जौनपुर की है, वो भी जीतेंगे, रामपुर भी जीतेंगे। और जो 6 इनका सीट है, चलिए कैसे जीतेंगी हम आपसे फार्मूला समझेंगे। लीलावती जी, आपके पास जीत का फार्मूला क्या है वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा से आपके पास में आएंगे, ओंकार नाथ सिंह जी के पास चलेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, अब जनता को समझना पड़ेगा। भाई मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। 3 साल से फैसला तो आने दीजिए। यही चल रहा है ना साल ओंकार से- नाथ सिंह जी, 3 साल से तो उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है ना ओंकार नाथ सिंह जी, कि आप जनता को नहीं समझा पा रहे। आ जाती है ना, 30 साल के बाद तो समय बदलता है जी, तो 30 साल के बाद जब समय बदलेगा, आप देखिएगा, आप जनता के समझ रही है अच्छी तरह से। नहीं मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं ओंकार नाथ, नहीं मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं ओंकार नाथ सिंह जी। आपके लिए तो 30 साल, 3 दशक। 30 साल की ही बात कर रहा हूँ। 30 साल हो चाहे 40 साल हो, जब आदमी मैदान में दोबारा जाता है तो नए सिरे से जाता है, नई रणनीति के साथ ही जाता है। और हर बार आप ये तय कर लीजिए कि वो रणनीति आपकी फेल हो जाएगी, तो ये तो हम आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं कभी भी पासा पलट सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस जो है वो बहुत तरीके से, वो सधे हुए तरीके से जनता के बीच में जा रही है, और आप देखिएगा इसका परिणाम बहुत ही बढ़िया होगा। और देखिए, जनमत के आगे सारे लोग बेकार होते हैं। ये लोग जो समझते हैं कि हमारी ताकत से सब कुछ हो जा रहा है, तो ये गलत फहमी में होते हैं। आपको मैं पहले तो सुना दूं, जब 52 में पहली बार चुनाव हुआ था, तो उसमें एक ही नेता था इस देश के अंदर, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उनकी लहर ऐसी चली कि आचार्य कृपलानी भी हार गए और आचार्य नरेंद्र देव भी हार गए। दोनों आदमी चुनाव हारे 52 में। फैजाबाद से वो सांसद चुनाव हारे, वो विधानसभा का चुनाव। जी, ये सारी चीजें। और उसके बाद जब 77 में हुआ, तो सारी ऐसी आंधी आई कि सब कांग्रेस के लोग हार गए। 85 की 85 सीटें जो हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि राजनीति बहुत ही अस्सी में 83 कांग्रेस को आई। खाली चौधरी चरण सिंह और रशीद मसूद ऐसे थे जो क्या कहते हैं जीते, और बाकी सब की सब कांग्रेस जीती। नहीं ओंकार नाथ सिंह जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र तिवारी जी हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कुछ आकलन देखा होगा, उनकी अपनी आकलन है, हम उसको चैलेंज नहीं करते हैं कि विपक्ष कमजोर है या ताकतवर है। हम तो समय आने पर दिखाएंगे हम ताकतवर है कमजोर है। अगर कमजोर होंगे तो उनका आकलन सही होगा, ताकतवर है तो उनका आकलन गलत होगा। हम उसमें बहस से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता सर्वोपरि है, जनता फैसला करेगी। क्या ऐसी बेरोजगारी उसको मंजूर है जो 45 वर्षों में कभी नहीं हुई? क्या किसान जिस तरह से 200 की यूरिया 400 में बिकी है, उसको लेने के लिए मतलब तैयार है? तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो क्या कहते हैं, ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरीके से कोरोना में भारतीय जनता पार्टी ने थोक के भाव में लोगों को राशन दिया है, गांव-गांव तक पहुंचाया है, और वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक आऊंगा। ओंकार नाथ सिंह जी आपके पास दोबारा से आएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। आऊंगा दोबारा से आपके पास, फिर से आऊंगा, आपसे पूरी जानकारी लूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस और विपक्ष, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्ष है, वो कैसे रणनीति बनाएगा, कैसे सत्ता पक्ष के सामने
बड़ी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो यहाँ भी वोटों का बिखराव होगा। तो क्या ये वोटों का बिखराव भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, या विपक्ष कोई ऐसी रणनीति बनाएगा जैसा कि दिल्ली में बनाया था? कांग्रेस स्वयं तो सारी सीटें हार गई, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी को जिता दिया। तो ये एक बहुत दिलचस्प नज़ारा होगा देखने का। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर कैसे विपक्ष एकजुट होकर के सत्ता पक्ष को चुनौती देगा। विपक्ष का मानना है कि उसके पास धारदार हथियार हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को पलट देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि वो विपक्ष को धराशायी कर देगा, क्योंकि उनके पास में कोई भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं है ढंग से जो सामने आकर के मोदी और योगी का सामना कर सके। हमारे साथ में राम नरेश रावत जी जुड़े हुए हैं। राम नरेश रावत जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कोरोना ने बहुत मुश्किल कर दिया है आपकी राहें। बेरोजगारी 45 साल के चरम सीमा पर है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपके विपरीत जा रहे हैं।
चलिए, लगता है रामनरेश रावत जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तिवारी जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि विपक्ष मुद्दा नहीं लपक पा रहा है जी। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी के एक एक मुद्दे को मैं लेता हूं। बेरोजगारी के मुद्दे को ले लीजिए। 5 तारीख को ये छात्रों का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। एक ऐसा मुद्दा कि जो इस समय सबसे हाई प्रोफाइल पर है। पूरे अप्रैल मई में जो आपका बेरोजगारी का दर था वो 24% पहुंच गया था। इस समय भी जुलाई में आपका बेरोजगारी की दर 8.5% थी। अभी भी आपका 7.4% है। जो अभी सितंबर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि जब सब खुलने लगेगा तो बेरोजगारी की दर घट जाएगी, लेकिन अभी भी वो घटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो एक ऐसा मुद्दा जो 9 तारीख को छात्र आंदोलन के रूप में उभरा था, उस मुद्दे को लपकने की कोशिश किया। यद्यपि हमारे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको उस दिन 9 बजे 9 मिनट के लिए अपना बत्ती बुझाया, लेकिन इसके बावजूद वो मुद्दा लपक नहीं पाए और उस पे विपक्ष फेल हो गया। सरकार एकदम बिल्कुल मीडिया में चर्चा तक नहीं हुई इस मुद्दे की। नहीं, मीडिया की अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में भी इस चीज की नहीं, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में तो बड़ा खेल चल रहा है ना। आप देख रहे हैं ना कि संसद की कमेटी ने बुलाया उनको, कैसे जुकरबर्ग को बुलाया गया और कैसे बताया गया कि कुछ लोगों को तवज्जो मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। नहीं, तो सोशल मीडिया का भी अपना खेल है। नहीं, सोशल मीडिया का देखिए, जो छात्र आंदोलन था या जो अभी एक मुद्दा 5 तारीख को और उठा था कि कुछ यहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया था, बहुत देश में आंदोलन किया था, उन पर लाठीचार्ज हुआ था। मध्य प्रदेश में भी आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ था, यूपी में भी हुआ था, हनुमान सेतु के सामने भी हुआ था। तो उस मुद्दे को लपक सकता था विपक्ष, लेकिन लपक नहीं पा रहा है। दूसरा चीज, अगर आजम खान की ही बात कर ले तो आजम खान के मुद्दे को भी विपक्ष नहीं उठा पाया या सपा वाले नहीं उठा पाए। वो उनके मुद्दे को उतने आपको नहीं लगता कि आजम खान के मुद्दे को जानबूझकर नहीं उठाया गया, जानबूझकर नहीं छुआ जा रहा है, नहीं तो फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता नहीं। और तीसरी बात जो इस समय था, कोरोना काल में एक जो इस समय अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है और आपको एक ब्लेसिंग के रूप में मिला हुआ था मुद्दा कि आप इस समय देख सकते थे कि रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज नहीं, वो तो बेच रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अखिलेश भी ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, ट्वीट करने से केवल मुद्दा नहीं उठेगा ना जी। नहीं जी, ट्वीट करने से केवल मुद्दा नहीं मिलेगा। आ रहा हूँ ओंकार सिंह जी, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ में विधायक रामनरेश रावत जी जुड़ चुके हैं। रामनरेश जी 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 जी, अपनी बात रख लीजिए। हमने लपकने के लिए समर्थन नहीं दिया था। हमने छात्रों को ताकत दी थी कि छात्र जो है वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार उनकी समस्याओं। अरे एक ही बात है ओमकारनाथ सिंह जी, छात्रों के मुद्दे को आप उठाएंगे तो वो वोट बैंक में तब्दील होंगे ना जी। करना है कि उनका समर्थन देने वाले कौन आदमी गंभीर रूप से थे और किसके पीछे होना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। ये ठीक है। रामनरेश रावत जी, आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर है। ये अलग बात है कि आपके पास में बहुत ही सशक्त नेतृत्व है, योगी और मोदी के रूप में, ऊपर से अमित शाह और नड्डा, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपके पैर उखाड़ सकते हैं। नहीं, वो जेपी नड्डा जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, योगी मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री जी भी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी। उन्होंने आज जो चुनौती दिया है, करारी चुनौती दिया है विश्व को, उनको तो 56 इंची सीना तो उनका दिखाई देने लगा। तो इस समय हमारे पास में तो नेतृत्व तो हमारे पास में है, सबके पास एक एक नेता, दो नेता, परिवारवाद है, हमारे पास में असली समाजवाद है, हमारे पास में ये अगला पता नहीं कौन अध्यक्ष होगा। हमारे यहाँ तो समाजवाद असली हमारी पार्टी में है। तो इसलिए हमारे पास नौजवान भी है, हमारे पास महिला भी है, हमारे पास पुरुष भी है, किसान भी है, मजदूर भी है। अब बताइए, कंगना रनौत है जो माटी मानो जो मराठी। रामनरेश रावत जी, अच्छा, आपके पास कंगना रनावत भी आ गई है जी। ये एक आपने अच्छी बात कर दिया है कि अब आपके पास कंगना रनावत भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये बता दीजिए, जो ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जी जी, नहीं, ये जो मुद्दे हैं आपके पास में सशक्त नेतृत्व है, ये बात ठीक है। कंगना रनावत को भी जोड़ दीजिए तो और सशक्त हो जाता है। लेकिन जरा ये बता दीजिए, ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही है, ये तमाम मुद्दे, इनका सामना कैसे करेंगे?
बात से मैं आपकी सहमत हूं और विपक्ष से भी मैं सहमत हूं इस मामले में कि अभी आज भी 1 अरब 35 करोड़ में हम 80 करोड़ लोगों को मुझे खाना देना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से लोग हैं इस देश का जिन्होंने अधिक समय तक राज्य किया। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल, तो जिम्मेदार तो वही है। महात्मा गांधी जी को आदर्श मान करके लोग काम कर रहे थे। उन्होंने 1916 में जब बीएचयू की नींव रखी थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा जन्म लेने का अधिकार है, मैं अगर जन्म ले लिया हूं तो मुझे जिंदा रहने का अधिकार है, पेट भरने का अधिकार है, मकान में रहने का अधिकार है, कपड़ा पहनने का अधिकार है। नहीं तो आप रामनरेश रावत जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं रामनरेश रावत जी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल जो 80 करोड़ लोगों को आप लोगों ने दिया है, वो एक बार फिर से करिश्मा करेगा पूरे देश में? वो निश्चित रूप से इस समय वैश्विक महामारी के समय पहले जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और हमने 6-6 हजार रुपया प्रत्येक किसान को भी दिया है। तो इस तरीके से और कौशल विकास। रामनरेश रावत जी, जान बच कहाँ रही है? 95,000 केसेस डेली निकल रहे हैं और हम नंबर 2 हो गए हैं विश्व में। नंबर 1 भी अक्टूबर तक हो जाएंगे। हम वैश्विक महामारी लेकिन हमारे यहाँ पर यह भी है कि उससे रिकवरी दर भी सबसे अच्छी है दुनिया में। हमारे यहाँ अगर ये बीमारी आई है, वायरस है, तो हम लोगों में उससे लड़ने की सामर्थ्य भी, हमारे देश के नौजवानों में, हमारे देश के नागरिकों में उससे लड़ने की सामर्थ्य है भी। अभी उसका कोई टीका नहीं हो पाया है, उसकी कोई दवा नहीं आ पाई है, लेकिन अन्य कारणों से जो लोग बीमार हैं उनकी तो मृत्यु हुई, जो शुगर से, किडनी के और बीमार हैं। तो ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, लेकिन कोरोना से उतनी संख्या में लोग नहीं मर रहे हैं जितने विश्व में लोग मर रहे हैं। उससे लड़ने की सामर्थ्य हमारे यहाँ है। हमारे पास में हमारा नेतृत्व सशक्त है, हमारे लोगों में, भारत के लोगों में उससे लड़ने की सामर्थ्य बहुत जबरदस्त है। इस नाते हम उस पर विजय भी तो प्राप्त कर रहे हैं। हेलो, ठीक है। रामनरेश रावत जी आएंगे दोबारा से आपके पास में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लीलावती जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कुछ कहें उससे पहले मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामनरेश रावत जी कह रहे हैं उनके पास सशक्त नेतृत्व है। मोदी, योगी, नड्डा और अभी अमित शाह और अब तो कंगना रनावत भी उनके साथ आ गई हैं। आवाज नहीं आ रही है प्रदीप जी? जी, आवाज मिल रही है जी, आवाज मिल रही है आपको लीलावती जी? जो अभी आपने कहा कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ढेर सारे लोग हमको देख रहे होंगे और आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को छीना है और लोगों को भुखमरी के कगार पर ले आ दिया है। ये इन्होंने कहा था कि किसानों का आय दुगुना। लीलावती जी, भुखमरी के कगार पर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का ऐलान कर रखा है। हर महीने फ्री राशन मिल रहा है। जी, मैं आपकी बात जी, क्लास के लोग हैं प्रदीप जी, वो लेने नहीं गए, उनको नहीं राशन मिला। आज भी राशन की दुकान पे आवाज नहीं आ रही है जी, आज आपकी आवाज बात कर सकती है। आज की डेट में जो ये 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल जो दे रही है सरकार, तो जिसके घर में 25 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, क्या उनका एक महीने में इतने खर्चा है, पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता है। अरे सबको मिलता है, उसमें कम पड़ता तो और मिल जाता है, दूसरा राशन कार्ड बन जाता है। ये भी तय कर दिया गया जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसका राशन कार्ड बन जाएगा। जिससे इनकी सरकार में जो गरीबों को चीनी मिल रही थी और मिट्टी का तेल मिल रहा था, वो कहाँ गया? वो चीनी और तेल कहाँ गया? अरे मिट्टी का तेल तो चोरी हो रहा था लीलावती जी, वो तो पेट्रोल में मिलाया जा रहा था, इसीलिए उस पर बैन लगाया गया। दी जा रही थी
चीनी कहाँ गई प्रदीप जी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज जो उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में बेरोजगारों को रोजगार सरकार ने छीना है। और आज मैं आपका डिबेट देख रही थी 7 बजे से 8 बजे ले, जो देखा हमने, जो सड़कों की हाल बुरी है, पूरे प्रदेश में सड़कों की हाल बुरी है प्रदीप जी। अरे अभी 1.5 साल का समय बाकी है सरकार के पास, अभी रोडें सब चकाचक हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तो खुद इनको जनता सबक सिखाएगी। और बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ में ओंकारनाथ सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। ओंकारनाथ सिंह जी का रुख कर लेते हैं। ओंकारनाथ सिंह जी, आपके पास वो सशक्त नेतृत्व, सोनिया गांधी सक्षम नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया था, इस बात में भी कोई संकेत नहीं है। लेकिन अब उनकी आयु उनके आड़े आ रही है, वो उतना परिश्रम नहीं कर पा रही है जितना करना चाहिए था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी सक्षम हैं और इस तरह के चुनावों का संचालन करने के लिए, सभाओं को एड्रेस करने के लिए हमारी प्रियंका जी बहुत ही सक्षम हैं। राहुल जी बहुत सक्षम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग हैं हमारे पास, नेता लीडरशिप की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। लीडरशिप एकदम हमारी कॉम्पिटेंट है, हर तरह से कॉम्पिटेंट है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें जनता के उस पर होती है। बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए जो आने वाला समय है बहुत ही तकलीफ भरा होगा। उसका रीजन बता दूं, जब सरकार मीडियम तरीके से चल रही होती है, थोड़ी कमियां रहती हैं, तो बाई इलेक्शन वो जीत जाती है। लोग सोचते हैं सरकार है और हमारे काम होते रहेंगे। लेकिन जब जनता त्राहिमाम करती है तो उस बाई इलेक्शन में सरकार को संदेश भी देती है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत खराब होगा। जैसे गोरखपुर में संदेश दिया था। इसलिए बीजेपी जो है वो समझ जाए कि उसको आगे आने वाला समय तकलीफ वाला है और कड़ा मुकाबला करना होगा, और कांग्रेस इसमें एक सशक्त दावेदार के रूप में उभरेगी, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी। भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रख लीजिए। देखिए, एक तो रावत साहब मेरी बात अगर सुन रहे हो तो मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। अगर मेरी बात का जवाब आप दे सकिएगा तो दीजिएगा। मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बेरोजगारी की बात आपने स्वीकार करी है वो ठीक है, लेकिन आपको बाध्य किया था स्टूडेंट्स ने, और स्टूडेंट्स ने इतना ट्रेंड कराया था एसएससी और रेलवे के मुद्दे को लेकर के कि आपके रेलवे मिनिस्टर को आकर के बयान देना पड़ा कि कब से रिजल्ट आएगा और कब से वैकेंसी डिक्लेयर होगी और क्या एग्जाम होगा। ये आपको देने के लिए बाध्य किया, ये किसी आंदोलन ने नहीं किया था, ये छात्र आंदोलन ने किया था। परसों जब हमने इस पे डिबेट किया था तब एक रिजल्ट आया था, और आज आज यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ गया है। तो इसमें इस मुद्दे को विपक्ष लपक सकता था, लेकिन आपने नहीं लपकने दिया, आपको बधाई। नंबर 1। नंबर 2, इस समय जो अगर आप ग्रोथ की बात करिए तो 2015 में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई भी विकास ऐसा है जिसमें रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और वो हमारे युवाओं का पेट भरने में सक्षम नहीं है, तो वो विकास किसी काम का नहीं है। वो वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। हम सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसे नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, उन बड़े उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उस समय उन उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य था रोजगार मुहैया कराना। आज उन्हीं उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य खत्म हो गया? क्या सारे रोजगार लोगों को रोजगार मिल चुका? एक प्रश्न और। दूसरी चीज, कुशवाहा जी आपको जरा सा बता दें, जो आप अपने बेनिफिट की बात कर रही हैं, फूलपुर और गोरखपुर की सीट आपको आपकी वजह से नहीं मिला था, ये जनता की नाराजगी की वजह से मिला था। नहीं, तो जनता की नाराजगी ही जिताती है। हाँ, तो बिल्कुल जी। राम नरेश रावत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल यही है कि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बड़ा भयानक है और आपके लिए दिक्कतें पेश कर सकता है, कैसे निपटेंगे आप इससे? और दूसरा बड़ा मुद्दा है निजीकरण। भूपेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं उद्योग धंधे लगे थे उद्योग रोजगार देने के लिए, और पूरे देश के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट किया और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की
अब कोरोना आ गया तो दूसरा विषय हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पर रोजगार के लिए जितनी योजनाएं बनाई गई, दूसरे प्रदेशों से लोग आए, दूसरे लोग आकर्षित हुए, रोजगार सृजन की बात होने लगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी वो कांग्रेस के नेता नहीं, आप उसके लिए बधाई है, आपको बधाई। रावत साहब सुनिए रावत साहब सुनिए, आपको उसके लिए बधाई है। रोजगार का सृजन होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उन उद्योग धंधों की बात कर रहा हूं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में है, और जो रोजगार मुहैया करा रहे थे, रेलवे है, SBI है और आपका BSNL है, हम इनकी बात कर रहे हैं। आप इस पर जो हम कर रहे हैं कि निजीकरण की बात कर रहे हैं, निजीकरण से लोगों में बड़ा रोष दिखाई दे रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए निश्चित रूप से सारे रेलवे हो, चाहे जहाज रानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे जितने मंत्रालय जिनका आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से वे सब अपनी दिशा में काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से हम बहुत धीमे पड़ गए। कौशल विकास जो मंत्रालय है, रामनरेश रावत जी, या तो आप बात समझ नहीं रहे हैं या तो आप उसको घुमा रहे हैं। सीधा सवाल भूपेंद्र तिवारी जी का ये है, जो केंद्र की सरकार लगातार निजीकरण की ओर अग्रसर है, उसका क्या होगा? क्योंकि उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। देखिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। निजीकरण, जैसे मान लीजिए जो सरकारीकरण है, हमारे देश की जितनी ब्रेन है वो सब नौकरी में लग गई। हम मालिक बनाना चाहते हैं, कौशल विकास विभाग की स्थापना करके प्रत्येक नौजवान को मालिक बनाना चाहते हैं, चाय की दुकान से लेकर पान की दुकान से लेकर के और बड़े बड़े उद्योग धंधों। अरे इस पर कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है? अरे रावत साहब, इस पर तो हम प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर रहे हैं। हम इस पर तो कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, हम तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहे हैं। एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं जहां से सांसद विधायक हूँ, माननीय आपकी नेता तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हिंदुस्तान की टॉप की लीडर है, जिस पार्टी की वो नेता हैं, उन्हीं के वो मेरी सांसद हैं, मैं उनका विधायक हूं उनके क्षेत्र में। लेकिन जब से चुनाव लड़के के गई, एक बार भी जनता के दर्शन करने नहीं आई, जनता से बात नहीं, संवादहीनता है। अरे ये तो अलग अलग बात है भाई। रामनरेश रावत जी, आप हमारे भी नेता हैं। रामनरेश रावत जी, ये आरोप तो तमाम नेताओं पर लगते हैं, राजनाथ सिंह जी पर भी लगते हैं, ये वरुण गांधी पर भी लगते हैं, मेनका गांधी पर भी लगते हैं, और तमाम लोगों पर लगते हैं कि वो वापस, और स्मृति ईरानी पर भी रायबरेली में लग रहे हैं, वहां भी आपको पता चल गया होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है आपके पास में सशक्त नेतृत्व। अब आपसे आखिरी सवाल है मेरा, सशक्त नेतृत्व है आपके पास में, लेकिन तमाम मुद्दे आपके खिलाफ जा रहे हैं, इनसे आप कैसे निपटेंगे और जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन जब हम तथ्यगत आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में, केंद्रीय नेतृत्व ने 6.5 साल मान लीजिए, उन्होंने 123 मुद्दों पर काम किया है जो जनता के हित में है। 123 मुद्दों पर उन्होंने पूरी तौर से योजनाएं बनाई, और समय समय पर हम बुकलेट जारी करते रहते हैं। मैं आप तक बुकलेट भिजवा दूंगा कौन कौन से काम हमने किए हैं और कौन से हमारी योजनाएं हैं। हर विधानसभा से हमारी सूची तैयार है पूरे हिंदुस्तान की। तो निश्चित रूप से काम किया है, काम करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, आपकी सरकार भी तैयार है, आपका संगठन भी तैयार है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो 123 योजनाएं हैं, क्या वो जनता तक पहुंच पाई हैं? इसका लिटमस टेस्ट होगा आपका। बने रहिए हमारे साथ में। लीलावती कुशवाहा जी, इस बार का जो चुनाव होगा वो 2 सीटों से ज्यादा इस बात का भी होगा कि क्या अखिलेश यादव का प्रभुत्व बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अखिलेश यादव को भी ये साबित करना होगा। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है जो, अरे वो सब ठीक है, जो सवाल है मैं उसका जवाब चाह रहा था लीलावती जी। यादव जी ने जो भी कुछ अपनी सरकार में कहा वो करके, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि विधायक जी, आज कोरोना, जब से कोरोना आया है अपने देश में, इसका जिम्मेदार कौन है और कोरोना को कौन ले आया
और कोरोना के मरीजों को आज कहाँ दवाई हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी हॉस्पिटल बनवाया? और आज तक अभी तक दवाई इसकी नहीं उपलब्ध हो पाई। तो इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जनता आपको वोट क्यों दे? उपचुनाव क्यों जिता? आपको वोट क्यों दे? उपचुनाव क्यों जिताए आपको? जी जी, आज भी जहाँ भी हत्याएं हुई हैं, सरकार कहीं भी उन लोगों की मदद नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी विषम परिस्थितियों में भी उनकी मदद कर रही है। अभी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को रिजल्ट निकला है, विपक्ष में रहने के बावजूद भी इंटर पास के बच्चों को लैपटॉप दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको वहां तक लैपटॉप। ठीक है। तो आप जनता आपको इसीलिए वोट दे क्योंकि आपने कोरोना काल में भी बहुत काम किया। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, आपसे भी फाइनल वही सवाल कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्यों उपचुनाव जिताए? समाजवादी पार्टी उनके दुख में, उनके सुख में हमेशा। लीलावती जी, आपकी बात हो गई, आप ओंकार नाथ सिंह जी का रुख कर रहे हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, इस सरकार ने 3 बड़े गलत काम किए जिसकी वजह से आज भारत की ये दशा हो गई। नंबर 1, जब इन्होंने नोटबंदी की उस समय सारी फैक्ट्रियां, व्यापार, असंगठित क्षेत्र बर्बाद हो गया। इनका पहला कर्तव्य बनता था कि पहले हम उस डैमेज को कंट्रोल करें। अगर ये डैमेज कंट्रोल कर लिए होते तो शायद भारत की दुर्दशा ना होती। लेकिन ये सुधार पे सुधार करने का जो इन्होंने ढोंग शुरू किया और अपने को ये विश्व गुरु बनने के चक्कर में, विश्व ताकत बनने के चक्कर में इन्होंने दूसरा एक हमला कर दिया जीएसटी का, जिस पर ये धोखा खा गए। और तीसरा, इन्होंने दुनिया की नकल करते हुए अपने यहाँ लॉकडाउन कर दिया। एक बात हमको बताइए आप ईमानदारी के साथ में, क्या इस देश को बचाने का काम सेना के जवानों का है जो बॉर्डर पे क्या कहते हैं -50 डिग्री टेम्परेचर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है? या बीमारी में डॉक्टरों की जिम्मेदारी है? या पुलिस की जिम्मेदारी है? हम नागरिकों की नहीं है? अगर ये सबको मास्क पहन के और सब काम करने देते तो ये उत्पादन ठप न होता, ये नौकरियां नहीं जाती, माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम नहीं मतलब आती। जनता आपको इसीलिए वोट दे ओंकार नाथ सिंह जी? जनता आपको इसीलिए वोट दे ओंकार नाथ सिंह जी? मेरा सीधा सवाल, जल्दी से फाइनल कमेंट, आपको क्यों वोट दे? उत्पन्न न होने पाती, क्योंकि कोई भी चीज करने के पहले उसको बाकायदे देखा जाता है, समझा जाता है, उसके लाभ हानि। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, समय समाप्त। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, समय समाप्त। भूपेन जी, फाइनल कमेंट जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए, इस समय जो मुद्दा उठ सकता था उसका, छात्रों ने जो मुद्दा उठाया उसका परिणाम सामने दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पीसीएस का भी रिजल्ट आ चुका है 2018 का। ठीक है, ये बात हो गई सारी जी। अब इसके बाद देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ला सकता था, संज्ञान में ला सकता था, उसको लेके चुनाव में जा सकता था। लेकिन विपक्ष चूंकि कमजोर है, इसलिए आने वाले समय में इस कमजोरी का फायदा हमारे ख्याल से बीजेपी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे तमाम है। एक और भारतीय जनता पार्टी के पास में जहां सशक्त नेतृत्व है और तमाम भारी भरकम नेता है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपना कोई बड़ा नेता और नहीं खड़ा कर पा रहा है। जो उसके नेता हैं वो उतने सशक्त रूप में उभर कर सामने नहीं आ रहे। ये कमजोरी है विपक्ष की। लेकिन सत्ता पक्ष के पास में जहां सशक्त नेतृत्व है, तो दूसरी ओर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को परेशान कर सकते हैं और विपक्ष जिनको लेकर के जनता के बीच जाकर के सत्ता पक्ष को हिला सकता है। इस बार लिटमस टेस्ट होगा और ये लिटमस टेस्ट सभी पार्टियों के लिए होगा। कौन पार्टी इस लिटमस टेस्ट में को पास करेगी, कौन फेल हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।